आज के थीम एनालिसिस से आज का सबसे पहला टॉपिक है इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट से सेंटर अमिड ट्रम्प टायरेट। सो ट्रम्प ने यहाँ पर बोला है वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान। हु नोज मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। सो उसके ऊपर लिखा है उन्होंने आई डोंट केयर वॉट इंडिया डज विथ रशिया, they can take their dead economies down together for all I care। so basically यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया है इंडिया के जो डिसीजंस है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड टाइज विथ रशिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया जो है कुछ चीज़ें अग्री नहीं कर सकता है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में दे वांट टू इंट्रोड्यूस वेराइटीज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो कि इंडिया नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। हमारा पूरा फार्मिंग सेक्टर बर्बाद हो जाएगा क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया में और वो जो क्रॉप्स वो ऑफ़र कर रहे हैं वो इंडिया के क्लाइमेट से सूट नहीं कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दे वांट टू इंक्लूड द डेयरी सेक्टर ऑल्सो। डेयरी सेक्टर इंक्लूड करने में उनको हमारे साथ हमें जो मार्केट एक्सेस देना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है कि वो लोग एक बोविन सीरम यूज़ करते हैं जो कि हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस से अलाइन नहीं करती है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ अगर बोविन सीरम है क्या, तो बोविन सीरम बेसिकली एक फ्लूइड कंपोनेंट है ऑफ ब्लड दैट हैज़ बीन रिमेनिंग आफ्टर द क्लॉटिंग एंड BSA इज़ अ मेजर प्रोटीन कंपोनेंट फाउंड इन इट। सो BSA की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये स्टेबल है, बायोकेमिकली इनर्ट है एंड वाइडली यूज ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एप्लीकेशंस इन एनिमल साइंस क्या है, सबसे पहले टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ होता है। सो इट इज़ अ क्रूशल BSA इज़ अ क्रूशल कंपोनेंट फॉर टिश्यू कल्चर फॉर ग्रोइंग एनिमल सेल्स इन लैबोरेटरी। वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए है। एनिमल सीरम इंक्लूडिंग बोविन सीरम इज़ यूज टू ग्रो वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस इन द लैब फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। तीसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑल्सो। So BSA is used as a standard in various diagnostic tests including ELISA. I'm telling you what is ELISA. ELISA and Western blotting. अब ethical concerns क्या है कि the use of animal serum in vaccine production has faced scrutiny. So particularly the use of newborn calf serum leading to clarifications from organizations like Bharat Biotech will be a ethical issue also. तो क्योंकि हमारे यहाँ गौ पूजन इन सबको बहुत माना जाता है, सो इसीलिए ये एक एथिकल कंसर्न रहेगा। सो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नॉट रेडी टू गिव देम द मार्केट एक्सेस ऑफ द बोविन सीरम, इजंट इट। सो तीसरा फैक्टर क्या है कि यूएस चाहता है, अगर मैंने आप मेरे पहले वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया और यूएस से सबसे कम करता है। सो यूएस चाहता है कि कहीं ना कहीं इंडिया अपना जो भी ऑयल है उसके जो भी परचेसेस हैं वो यूएस से ज़्यादा करे। अब रशिया जो है वो सस्ता ऑयल भी देता है और मन मुताबिक प्राइजेस भी मिल जाते हैं। सो इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया रशिया को फेवर करता है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पसंद आई है। So that is why he just gave such an absurd statement like he doesn't care about what India does with Russia. They can take their dead economies down together for all I care. अब मैं आपको इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बताती हूँ। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्रिटिकल स्टेटमेंट दिया है जो कि दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी बैड स्टेटमेंट गिवन फॉर एनी नेशन कि दे कैन टेक डाउन देयर डेड इकोनॉमीज टुगेदर। इंडिया की इकनॉमी डेड इकनॉमी तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमीज़। सो ट्रम्प इज़ पिस्ड ऑफ बेसिकली कि उनकी शर्तें नहीं मानी गई हैं। वो मतलब इंडिया बेसिकली इज़ नॉट गिविंग ईयर्स टू द वर्ड्स ऑफ ट्रम्प एंड ही सेइंग कि बोल लो, तुमको जितना बोलना है बोल लो। सो इस चीज़ से पिस्ड ऑफ है वो, इसीलिए पाकिस्तान का भी नाम ले रहा है, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है ताकि जो अपोजिशन है, ये मानसून का सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं फोर्स करे प्रेजेंट रूलिंग पार्टी को। सो डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म इंडिया रिस्पॉन्डेड हाईलाइटिंग इट्स रोल एज अ ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इंडिया को ही नुकसान नहीं होने वाला है, यहाँ पर बहुत से सेक्टर्स में
यूएस को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि यूएस में जो फार्मा सप्लाई है वो डिसरप्ट होगी। सो ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इंडिया ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का सोचा है। सो की इशूज़ हाईलाइटेड क्या है? यूएस इंडिया के ट्रेड टेंशन्स हैं। ट्रंप ने अक्यूज़ किया है इंडिया ऑफ इम्पोजिंग मैसिव टैरिफ्स एंड बीइंग अनफेयर इन द ट्रेड। सो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑल्सो इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन इंडियन फर्म्स फॉर डीलिंग विद ईरान। इंडिया स्टैंड क्या है? इंडिया emphasized its economic vibrancy, calling it a bright spot. So reaffirmed commitment to economic reforms and multilateral trade. ब्रिक्स एंड रशिया की अगर हम बात करें, जो कि इसमें बोला गया है, तो इंडिया डिफेंड किया है, इंडिया ने डिफेंड की है अपनी ब्रिक मेंबरशिप को एंड टाइज विद रशिया। सो इंडिया सीज इट्स पार्टनरशिप एज मल्टीलैटरल एंड स्ट्रैटेजिक, नॉट टारगेटेड अगेंस्ट एनी कंट्री। If we talk about energy trade sanctions, तो sanctions imposed by US for energy trade with Iran and 6 Indian companies and individuals were targeted by the US. इंडिया पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डील की बात करें तो इंडिया अनाउंस्ड अ कनेक्टिविटी एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डील विद पाकिस्तान। India's diplomatic balancing emphasized maintaining strategic autonomy, continued engagement with the US without compromising sovereign decisions. सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ट्रंप इतना पाकिस्तान कर क्यों रहा है? ट्रंप इतना पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और मॉनसून सेशन जब चल रहा है तो कहीं ना कहीं अपोजिशन फोर्स करेगा। तो इसीलिए वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि इकोनॉमी डेड हो गई है या डेड हो जाएगी, एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रंप ने यूज़ की है, जैसे ही इज़ सेइंग कि सीज़ फायर में मेरा हाथ था, यूएस का रोल था, ताकि जो एक कहीं ना कहीं से दे वांट की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उन पे प्रेशर बने, और प्रेशर बनने के बाद वो कहीं ना कहीं डील साइन करते हैं। वो यूएस से ही सारी चीज़, अभी अगर इंडिया डिसाइड करता है कि यूएस से उसको डिफेंस के सामान खरीदने हैं, डिफेंस से रिलेटेड एयरक्राफ्ट खरीदने हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो तुरंत ही वो पलट जाएगा। बिकॉज ट्रंप जो है ही आई शुड नॉट से, बट येस, उनके वर्ड्स सीरियसली लेने वाले नहीं हैं, कभी भी पलट सकता है। अभी कुछ दिन पहले तक ही वो सेइंग कि 5% टैरिफ लगाएंगे। सो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक रिटेलिएटरी एफर्ट्स हैं, ताकि इंडिया को फोर्स किया जा सके कि इंडिया यूएस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर चल जाए। बट दिस विल नॉट हैपन बिकॉज वी बिलीव इन आवर ऑफिशियल्स एंड द गवर्नमेंट, एंड वी होप दैट they'll make out a way of it. सो प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं यूपीएससी में, ये जान लेते हैं। Critically analyze the recent trade tensions between India and US in backdrop of US sanctions and tariff criticism. Secondly, discuss how India's strategic autonomy is challenged by its relation with both US and Russia. How does India maintain a balance between economic diplomacy and national interest and amid global trade pressures? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नजेस फ्रॉम द कोर्ट, साइलेंस फ्रॉम द कमीशन। सो मैं अगर इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की बात करूँ तो ये आर्टिकल बेसिकली डिस्कस करता है अबाउट द इनएक्शन ऑफ द ECI, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग द इलेक्शंस डिस्पाइट repeated nudges and directions from the Supreme Court to uphold the democratic principles and the model of code of conduct. की इश्यूज़ यहाँ पर क्या बोले गए हैं? सबसे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया है, बेसिकली वो उन मैटर्स में इंटरवीन किया है जहाँ पर हेट स्पीच और कम्युनल पॉपुलराइजेशन का यूज़ हुआ है फॉर इलेक्शंस, that was considered during the election era. So it emphasized the constitutional promise of secularism, urging authorities to act promptly against the violations. So despite clear directions from the court, the ECI has remained passive. The commission has failed to take timely or effective actions on the communal and decisive and divisive campaign strategies. Instances of hate speech, communal polarization and religious appeals have increased. These violate Article 15, Article 15 यहाँ पर important है, Article 15 and Article 325
of the Constitution as well as Representation of People Act 1951. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है? ये प्रोहिबिट करता है इलेक्टोरल कैंपेन्स बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड कम्युनिटी. कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट सच कैंपेन्स अंडरमाइन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. अब आर्टिकल 324 की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोविजंस, तो सबसे पहले आपका आ जाता है इसमें पावर्स ऑफ द ECI टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल इलेक्शंस. दूसरा अगर हम बात करें आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 25 की, तो ये इंश्योर करते हैं इनइक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तीसरा सेक्शन 123 क्लॉज 3 एंड 123 क्लॉज 3A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोहिबिट्स अपील टू रिलीजन एंड यूज़ ऑफ हेट स्पीचेस. तो ये प्रोविजन से सी आजकल हेट स्पीच का बहुत कंटेक्स्ट चला है. अब ये कम्युनल वायलेंस हो, डिविजिव पॉलिसीज़ हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो या कहीं ना कहीं आपके यू कैन से लैंग्वेज के बेसिस में एक डिवीज़न क्रिएट करना हो, आई फील कि इसे सिर्फ रिलीजन तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, कास्ट तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए. कहीं ना कहीं ये जो लैंग्वेज से रिलेट करके जो भी डिविजिव पॉलिसीज़ डिवाइस की जा रही है बाय द ऑपोजिशंस और एनी अदर पार्टीज़, इस चीज़ को रेफरेंस में लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और एक स्ट्रिंजेंट लॉज जो हैं फ्रेम होने चाहिए इस तरीके के हरकतों पे. अभी हम देख ही रहे हैं कि लैंग्वेज बेसिस पे कितना कम्युनल वायलेंस चल रहा है. सो इफ वी टॉक अबाउट प्रॉबेबल UPSC मेंस क्वेश्चंस, तो क्या आ सकते हैं? सबसे पहला, डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन इलेक्शंस. दूसरा, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कर्बिंग द कम्युनल कैंपेनिंग. Third, how does Supreme Court balance constitutional morality and electoral politics in India? So basically ये आर्टिकल एक सीरियस कंसर्न रेज करता है अबाउट द इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ड्यूरिंग द इलेक्शंस. While the Supreme Court plays a proactive role, ECI's silence undermines the democratic principles, calling for urgent electoral reforms and institutional strengthening. नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. अब ये जो है चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक से रिलेट करता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है. चाइल्डहुड केयर, अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये आर्टिकल एम्फसाइज करता है द अर्जेंट नीड टू ट्रांसफॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया, दैट इज़ ECCE. ये इसका फुल फॉर्म है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया. Especially with the implementation of the National Education Policy, it highlights that nearly 85% of the brain development occurs between the age of 6, so making early education critical. However, India has lacked a uniform and effective ECCE system, particularly in rural and underprivileged areas. The NEP 2020 envisions universalization of ECCE by 2030 and propose a foundational stage of 5 years of schooling, that is between ages 3 to 8. Combining preschool and early primary classes. The Ministry of Women and Child Development and the Ministry of Education must collaborate closely, especially in upgrading the Anganwadi system and training ECCE workers. The article also stresses the need to focus on the 5 key domains. कौन से 5 key domains हैं of development? सबसे पहला डोमेन है फिज़िकल, दूसरा सोशो इमोशनल, तीसरा कॉग्निटिव, चौथा लैंग्वेज एंड पांचवा एस्थेटिक और आर्टिस्टिक स्किल्स. सो ये 5 डोमेन्स है, की डोमेन्स है फॉर डेवलपमेंट. A unified curriculum, standard assessment framework and deployment of skilled educators are essential. Currently, data from NCERT and UNICEF show poor learning levels among 3 to 5 years old, signaling a pressing need for quality preschool education. So transforming ECCE
is not just an educational reform but foundational investment in India's demographic dividend. सो यहाँ पर बेसिकली एजुकेशनल लेवल पे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है, उस पर फोकस करके ये आर्टिकल बनाया गया है. अब मैं आपको बात कर दूँ, आपको सबसे पहले जो एजुकेशन से रिलेट करती जो भी स्कीम्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन एजुकेशन, जो भी चिल्ड्रन एजुकेशन से रिलेट करती हुई जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो आप पता कर लीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी. जो भी स्कीम्स आती हैं, जितनी भी स्कीम्स आती हैं, देन आपको वुमेन से रिलेट करके जो भी स्कीम्स होती हैं वो सब आपको मालूम होनी चाहिए. ये सब यूपीएससी के रेलेवेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. देन यू कैन प्रिपेयर अ बैलेंस्ड आंसर फॉर मेंस ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू दिस, कि किस तरीके से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी जो भी अर्ली एजुकेशन होती है बच्चों की 3 से 8 साल के बीच में, जो भी एक मैंडेटरी एजुकेशन क्राइटेरिया होता है, उसको कैसे रिफॉर्म लाना चाहिए, किस तरीके से गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, इस तरीके से आपको एक आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो एंड डीपीएसपी ऑल्सो, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का कंसेप्ट भी कवर अप हो जाता है, which enhances the probability of good governance in case of providing free and compulsory education. So next आपका है SAARC relations. The higher US tariff place India at a relative disadvantage. Now see, The Hindu जो है बेसिकली एक लेफ्ट विंग का न्यूज़पेपर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत क्लियरली मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिसएडवांटेज सिर्फ इंडिया को ही नहीं होगा, उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मेजर डिसएडवांटेज होने वाला है वो यूएस को होने वाला है, क्योंकि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई कर रहा है. ठीक है, इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स जो है वो हेविली डाइवर्सिफाई कर रहा है. बहुत से नेशंस के साथ, यूएई हो गया, यूरोप हो गया, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, इन सब के साथ बहुत सी डील्स लॉक हो चुकी हैं ऑलरेडी इंडिया की. ठीक है, सो ट्रेड एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई होंगे और यूएस जो है वो इंडिया के मार्केट एक्सेस को लूज़ कर देगा. सो दिस विल बी अ मेजर ड्रॉबैक फॉर यूएस ऑल्सो. उसके अलावा रिटेलिएटरी टैरिफ्स अगर इंडिया लगाता है, इफ़ इट इम्पोजेस रिटेलिएटरी टैरिफ्स, तो यूएस क्या करेगा कि यूएस क्या करेगा नहीं, बेसिकली यूएस में जो इंडिया से मिलने वाले जो भी सामान हैं वो सब महंगे हो जाएंगे वहाँ पर, और उसमें मेजर रोल है फार्मा सेक्टर का. तो दवाइयाँ अगर महंगी हो जाएंगी तो लोग विद्रोह पे उतर आएंगे, या हो सकता है पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठे. सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये टॉपिक कहता क्या है. ये आर्टिकल बेसिकली डिस्कस करता है अबाउट द स्ट्रेन इन यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस ड्यू टू 25% टैरिफ प्लस द पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय यूएस. ये देखिए यहाँ पर प्लस पेनल्टी का टर्म यूज़ हुआ है. सो President Trump criticized India for its high tariffs and its dealing with Russia, particularly in the energy and defense sector. तो ये particularly energy प्लस डिफेंस सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है. क्यों किया गया है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है. ये इसलिए किया गया है क्योंकि यूएस जो है चाहता है कि पेट्रोल इससे ख़रीदा जाए, डिफेंस के जो सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो इससे ख़रीदे जाएं. अब प्रॉब्लम क्या है, इंडिया क्यों नहीं ख़रीद रहा है? इंडिया को चाहिए एक हाईली मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, और यूएस वो देने को तैयार नहीं. वो F-16 देने को तैयार है, जो कि इंडिया को चाहिए ही नहीं. सो मार्केट भी हम ही डिस्प्ले करेंगे, ख़रीदेंगे, जो चॉइसेस है वो भी हम ही देंगे. ये कंसेप्ट जो यूएस का है कि मतलब हम ही सब चीज़ डिसाइड करेंगे कि तुम क्या ख़रीदोगे, तुम क्या नहीं ख़रीदोगे, दिस इज़ वेरी बैड. सो इसलिए इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खींच रहा है यूएस से डिफेंस का सामान ख़रीदने में. इंडिया अभी कह देगा ना, सारे टैरिफ्स हट जाएंगे. सो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्रिटिसाइज इंडिया फॉर इट्स हाई टैरिफ्स एंड इट्स डीलिंग विद रशिया, particularly in the energy and defense sector. Despite prior talks of a mini trade deal, it became evident that no agreement would be reached before August 1. The US demands India to reduce tariffs and offer greater market access, especially in agriculture and dairy.
while India remains firm on protecting its interest. So Trump's rhetoric, including his remarks about Pakistan selling oil to India, indicates rising tensions. Although a bilateral trade agreement is still being pursued, it faces challenges. India insists its Russia ties are a sovereign issue. The new tariff place India at a disadvantage as compared to regional competitors like Vietnam and Indonesia. So Indian trade negotiators now face increased pressure to secure a fair and acceptable trade agreement. Why the world needs better greener technology? अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स बताए गए वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहली बात की गई है दैट देयर इज़ अ नीड फॉर इनोवेशन. अब ग्लोबल पुश जो है देयर इज़ फॉर अ रिन्यूएबल एनर्जी विच इज़ एसेंशियल. ग्लोबल पुश इज़ फॉर अ रिन्यूएबल एनर्जी विच इज़ एसेंशियल फॉर current green technologies, but they are limited in efficiency, cost effectiveness and scalability. इस वजह से कहीं ना कहीं ये लिमिट कर जाता है. दूसरा, challenges with existing technologies, यहाँ पर बात की गई है that silicon photovoltaics dominate solar energy markets. लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि they have low energy conversion rates. कितना रेट है लो एनर्जी कन्वर्जन रेट? दैट इज़ फ्रॉम 15 to 20%. एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन प्रोडक्शन ऑल्सो, मतलब इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करते हैं इन प्रोडक्शन. सो दे आर स्लो अडॉप्टर्स इन डेवलपिंग countries due to affordability issues and rising domestic energy demands. So land use and efficiency concerns की अगर हम बात करें तो high land requirement for solar and wind farms create tensions in the land scarce nation. Technologies must improve to produce energy per unit area. Green hydrogen की भी यहाँ पर बात की गई that touted as a clean fuel, but the process of electrolysis is costly and energy intensive. Difficult to store and transport due to its volatility. कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज़ की भी यहाँ पर बात की गई है जो कि प्रॉमिस करती हैं अ मेथड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू यूजेबल फ्यूल्स, एग्जांपल मेथनॉल, अमोनिया एक्सेट्रा, बट दे आर स्टिल अंडर डेवलप्ड. इसकी बात तो हो रही है बट ये अभी भी अंडर डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं. फिर नीड ब्रेक थ्रूज इन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट to make them viable. So global action needed. Europe is investing in next gen solar tech and carbon dioxide recycling. So India must also accelerate research and development in diverse green technologies for energy self-sufficiency and emission goals. So better green technologies must be cheaper, scalable and efficient and suitable for varied geographies. Investment in research and development, public-private partnership and global cooperation are critical. अब मैं यूपीएससी के रिलेवेंस में बात करूँ तो प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. सबसे पहले ऐसे आ सकता है, critically examine the limitations of the current green technologies and suggest steps to overcome them. दूसरा ऐसे आ सकता है, discuss the role of green technologies and carbon dioxide recycling in achieving global net zero targets. तीसरा ऐसे आ सकता है, what are the challenges faced by developing countries in adopting renewable energy at scale. अब मैं जो क्वेश्चंस आपको बताती हूँ आप प्लीज़ उस पर नोट्स ज़रूर बना लिया करिए. एटलीस्ट आंसर राइटिंग नहीं तो एक नोट ज़रूर बना लिया करिए रिसर्च करके. एक ये जो है ये बेसिकली एक हाईलाइट है, एनालिसिस है कि क्या आता है, कैसे आता है, किस तरीके से आता है. बाकी थोड़ा सा कंसेप्चुअल एनालिसिस आपको भी करना पड़ेगा, डीपर रिसर्च आपको करनी पड़ेगी और नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आप मेंस और प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो सको. नेक्स्ट आपका है, ट्रम्प नेगोशिएशन टीम फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया सेज यूएस ऑफिशियल. सो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट on Thursday said President Donald Trump and the entire trade negotiation team had been frustrated with India over the trade talks. उन्होंने कमेंट किया है कि ट्रम्प के जो कमेंट है दैट केम आफ्टर
he announced a 25% tariff on all goods coming from India. That has been starting from August 1, plus the unspecified penalty for buying Russian crude oil and military equipments. I don't know what's going to happen. It will be up to India. India came to the table early. They have been slow rolling things. So I think the president, the whole trade team have been frustrated with them, Mr. Besant told CNBC. He also said that India has been a large buyer of oil from Russia, which is facing sanctions and reselling it. So they, that is India, have not been a great global actor. The tariff announcement is being seen as a pressure tactic to get India to agree to demands made by the US, which has recent days got favorable trade deals with Japan, the UK and the EU. As I told you, कि ये जो टैरिफ अनाउंसमेंट है इसे प्रेशर टैक्टिक के तौर पर देखा जा रहा है टू गेट इंडिया टू अग्री टू द डिमांड्स ऑफ यूएस. सी, जैसा कि मैंने बताया, टैरिफ ऑन इंडियन फार्मा सप्लाईज विल स्ट्रेन यूएस हेल्थ केयर बजट्स. दिस इज़ गोइंग टू हैपन. ये मैंने जैसे कि बोला, ताली एक तरफा नहीं बजेगी, दोनों हाथों से बचेगी. तो यानी नुकसान तो यूएस को भी होने वाला है. देयर इज़ नो डाउट इन टू दैट कि नुकसान यूएस को भी होगा. सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अगर आप आंसर प्रिपेयर करते हैं अबाउट द यूएस इंडिया स्ट्रेन टाइज, तो उसमें आप एक तरफा आंसर ना प्रिपेयर करें, क्योंकि दोनों चीज़ों का एनालाइज करना एक एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट आपका है, स्टेशन इन लद्दाख बिगिंस रिसर्च टू सिमुलेट लाइफ ऑन मार्स. टू प्रिपेयर फॉर पॉसिबल मैन्ड मिशंस टू मून एंड पोटेंशियली मार्स प्रोटोप्लैनेट, a Bangalore-based company involved in space science popularization launched Human Outer Planet Exploration HOPE in Sokar, Ladakh. अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन आउटर प्लानट एक्सप्लोरेशन जो है, इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस टेक्नोलॉजी. So a research station where selected crew beginning Friday will take turns inhabiting the station as a part of 10-day isolation mission. They will undergo extensive physiographical and psychological studies to assess human adaptability and resilience in conditions simulating deep space environments. The high altitude and cold desert-like conditions here serve as an exceptional analog site, closely mimicking the geological and environmental conditions found on the moon and Mars. So basically ये जो एरिया है ये इसलिए ही सिलेक्ट किया गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द जियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ मार्स एंड मून. दैट इज़ वाई. So this was the last topic of the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.